बहुत नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में जोरदार स्वागत करता हूं आपका। लेक्चर नंबर 18 मध्य भारत के इतिहास में लोदी वंश में बात करनी है आज दूसरे शासक की। कल बात हो गई थी हमारी बहलोल लोदी की, आज बात करनी है सिकंदर लोदी की। सिकंदर लोदी का टाइम पीरियड है दोस्तों 1489 से लेके 1517 तक, लगभग 11 और 17 28 साल के लगभग समय इसका भी रहा है, अच्छा खासा समय रहा है। ठीक है, सिकंदर लोदी ये लोदी वंश का सबसे प्रतापी राजा था दोस्तों। सबसे प्रतापी राजा था लोदी वंश का, और मूल नाम था इसका निजाम खां। यह प्रश्न आ सकता है दोस्तों, निजाम खां, निजाम खां इसका मूल नाम था। दिल्ली की गद्दी पर यह जो बैठा तो सिकंदर शाह लोदी के नाम से बैठा। ठीक है, निजाम खां था, लेकिन दिल्ली की गद्दी पर जब यह सुल्तान बना तो किस नाम से बना? सिकंदर शाह के नाम से। ठीक है, तो यह मूल नाम है दोस्तों निजाम खां। किसका मूल नाम है? सिकंदर लोदी का। अब दिल्ली की सत्ता संभालते ही आपको मालूम होना चाहिए बहलोल लोदी के 9 पुत्र थे, एक पुत्र उसमें से ये है। तो जैसे इसने सत्ता संभाली तो इसके अपने करीबी रिश्तेदारों से, अपने करीबी रिश्तेदारों मतलब मामा, चाचा, फूफा और खास तौर पर 8 भाई, इन लोगों से बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा अपनी गद्दी को बचाने के लिए। हर एक व्यक्ति गद्दी लूट लेना चाहता था इससे, खास तौर पे ये 8 भाई। तो इनसे गद्दी को बचाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा और ये संघर्ष कर ले गया और गद्दी पर बना रहा। जौनपुर की गद्दी के लिए भी इसको बहुत संघर्ष करना पड़ा। जो बहलोल लोदी के समय का एकमात्र विजयी अभियान था, अच्छा बेहतरीन, वो जौनपुर की जीत थी। तो जौनपुर में जो शर्की साम्राज्य जीत लिया था बहलोल लोदी ने, उस जौनपुर के की राजगद्दी को बचाने के लिए इसे बहुत संघर्ष करना पड़ा। इसने राजस्थान भी जीता, राजस्थान भी जीता, पूर्वी भारत भी जीता, ये सब इसने जीते। जौनपुर की गद्दी को बनाए रखा, राजस्थान को जीता, पूर्वी भारत को जीता, और पूर्वी भारत का सॉरी, वेरी सॉरी, पूर्वी भारत के शासन को बहुत अच्छे से चलाया जा सके, इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसने राजधानी पूर्व की तरफ शिफ्ट की। अर्थात 1504 में यह राजधानी जो है ये दिल्ली से आगरा ले गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगरा शहर की स्थापना ही इसने 1504 में कर दी। 1504 में आगरा शहर की स्थापना, आगरा की स्थापना किसने? सिकंदर लोदी ने। और राजधानी कहां ले गया? दिल्ली से आगरा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। 1504 में राजधानी दिल्ली से आगरा ले गया। आगरा की स्थापना भी इसी ने करी, सिकंदर लोदी में। और बादलगढ़ का किला, प्रसिद्ध बादलगढ़ का किला जो है, बादलगढ़ किला जो है वो आगरा में ही है। बादलगढ़ किला जो है वो आगरा में है। इतनी बातें क्लियर हैं दोस्तों? तो ये सब सिकंदर लोदी के सारी ये फैक्ट्स हैं, पॉइंट्स हैं। ठीक है, किस तरीके से इसको संघर्ष करना पड़ा। अब भूमि की नाप के लिए इसने एक अलग से पैमाइश बनाई। भूमि की नाप के लिए इसने अलग से एक पैमाना बनवाया जिसको गजे सिकंदरी बोला गया। गज ए सिकंदरी खूब आता है परीक्षा में, गज ए सिकंदरी। 30 इंच का पैमाना होता था। ये पैमाइश भी आती है। 30 इंच का पैमाना होता था गज ए सिकंदरी, जिससे यह भूमि की पैमाइश करवाता था, भूमि का लेखा जोखा और ये सब बनवाता था। ठीक है, तो गजे सिकंदरी कितना होता था दोस्तों? 30 इंच। 30 इंच मतलब कितना? मेरी हथेली लगभग 6 इंच। ठीक है, तो इतना 6 लगभग इतना अंदाजा 30 इंच। ठीक है, गजे सिकंदरी। फिर इसने अनाज एवं कपड़ों पर लगने वाला चुंगी कर समाप्त कर दिया। अनाज और कपड़ों पर लगने वाला चुंगी कर समाप्त। कपड़ों पर चुंगी कर, चुंगी को बोलते थे ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय, तो ऑक्ट्रॉय समाप्त किया इसने। ऑक्ट्रॉय क्या होता है दोस्तों? एक नगर पालिका क्षेत्र से दूसरे नगर पालिका क्षेत्र में जब कोई माल ले जाया जाता है, सेवा ले जाई जाती है, तो उसका कुछ टैक्स चुकाना पड़ता है, उसको ऑक्ट्रॉय बोलते हैं, बोलते थे इनफैक्ट। अब ये ऑक्ट्रॉय किसके अंतर्गत आ गया है? जीएसटी में सम्मिलित 33 अप्रत्यक्ष करों में आ गया है। जीएसटी में जो 33 अप्रत्यक्ष करों का विलय कर दिया गया है, उसमें से एक ऑक्ट्रॉय भी है। तो ऑक्ट्रॉय अब खत्म हो चुका है जीएसटी के कारण।
हालांकि जीएसटी में ई वे बिल अभी भी लगता है। ई वे, रास्ते से माल ले जा रहे हैं आप निश्चित सीमा से ज्यादा, तो आपको ई वे बिल लगता है, तो वो ऑक्ट्राई के जैसा ही हो गया है। अब आई बात समझ में? तो ऑक्ट्राई का मतलब होता है चुंगी कर। तो अनाज एवं कपड़ों पर इसने चुंगी कर समाप्त कर दिया और ऑक्ट्राई समाप्त कर दिया, जिससे वस्तुओं के दाम बहुत कम हो गए। भाई टैक्स लगेगा तो वस्तुएं महंगी हो जाएंगी, तो अनाज और कपड़ों पर चुंगी कर लगाया, जिससे वस्तुओं के दाम बहुत कम हो गए दोस्तों। ठीक है, तो अपनी जनता को बहुत कम दाम में वस्तुएं उपलब्ध कराई इन्होंने। ठीक है, और एकमात्र सुल्तान जिसने खुम्स में से कोई भी हिस्सा नहीं लिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इज्जत की कमाई खाओ, युद्ध में लूटा हुआ धन क्या खाना। खुम्स मतलब युद्ध में लूटा हुआ धन। कमेंट बॉक्स में बताइएगा युद्ध में लूटे हुए धन का कितना % दिल्ली में बैठे सुल्तान को पहुंचाना होता था, यदि कोई इख्तियार या इलाकेदार है तो खुम्स मतलब युद्ध में लूटा हुआ धन भी ये नहीं लेता था। ना ही जमीन में गड़ा हुआ धन जो मिला है वो भी नहीं लेता है। नहीं तो अभी की सरकारों में क्या होता है कि जमीन में जो गड़ा हुआ धन मिलता है वो सरकारी संपत्ति मानकर राजसात कर ली जाती है, फॉरफिट कर ली जाती है, जब्त कर ली जाती है। तो ये भी नहीं लेता था, गड़ा धन भी नहीं लेता था। ठीक है, फिर इसके बाद सिकंदर लोदी धार्मिक रूप से जो था वो असहिष्णु था। ये इसका ड्रॉबैक है। धार्मिक रूप से कैसा है दोस्तों? ये इनटॉलरेंट है, असहिष्णु है, असहिष्णु है धार्मिक रूप से। और जैसा किताब में लिखा है वैसा बता रहा हूं, यह डिस्क्लेमर है कि ज्वालामुखी मंदिर पहले भी पढ़ा चुका हूं आपको। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश देवी मां का मंदिर है। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्तियों को तोड़कर इसने कसाईयों को मांस तौलने के लिए ये पत्थर के टुकड़े दे दिए थे। कसाईयों को मांस तौलने के लिए नीचा दिखाने का तरीका है ये। बेसिकली इससे कुछ फायदा नहीं मिलता है, लेकिन आदमी किल जॉय होता है। किल जॉय विघ्न संतोषी होता है। दूसरे के काम में विघ्न पहुंचा के, दूसरों को दुखी करके खुश होना, दैट इज कॉल्ड किल जॉय। दूसरे का जॉय किल करके खुश होना, विघ्न संतोषी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो इंग्लिश की वोकैबुलरी भी अच्छी रखिए दोस्तों। तो धार्मिक रूप से असहिष्णु था सॉरी ज्वालामुखी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, कि इसने मूर्ति तुड़वाकर पत्थर जो है उस मूर्ति के वो किसको दे दिए थे? कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिए थे। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद इसने ताजिया निकालने पर पाबंदी लगाई थी। बहुत सारी चीजों पे इसने कंट्रोल करने की कोशिश की। ताजिया निकालने पर पाबंदी लगाई और मुस्लिम स्त्रियों को पीर और संतों की दरगाहों पर जाने से भी मना किया। तो ताजिया निकालने पे प्रतिबंध लगाया। ठीक है, फिर मुस्लिम स्त्रियों को पीर और संत दरगाह पर जाने से भी मना किया। ठीक है, तो ताजिया भी इसने निकालने से मना किया और मुस्लिम स्त्रियों को पीर एवं संतों की दरगाहों पर भी जाना मना किया या उस पर रोक लगाई। ठीक है, यह संगीत प्रेमी था। खुद संगीत प्रेमी था, कवि था, कविताएं लिखता था। किस नाम से लिखता था? परीक्षा में खूब आया है। जैसे साजन पिक्चर में, साजन पुरानी पिक्चर है संजय दत्त और सलमान खान की, उसमें संजय दत्त किस नाम से लिखते हैं? सागर नाम से कविताएं लिखते हैं, है ना। जैसे धनपत राय हैं, तो धनपत राय किस नाम से उपन्यास लिखते हैं? प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद। वैसे ही संगीत प्रेमी और कवि था। और ये सिकंदर लोदी जो है ना, ये गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। गुलरुखी अलियास बोलते हैं ना, उपनाम बोलते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सिकंदर लोधी गुलरुखी, ऐसे। तो गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। इसको याद करने का तरीका मैंने बनाया है दोस्तों, गुलकंद। तो गुलरुखी किसका नाम था? कंद मतलब सिकंदर। कंद मतलब सिकंदर का कंद आता है ना, तो गुलकंद खाते हैं ना पान में डाल के, मीठा मीठा वाला गुलकंद, है ना। गुलाब की पंखुड़ियों में शक्कर वक्कर डाल के बनाया जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो गुलकंद जो है, गुल से मतलब गुलरुखी और कंद से मतलब सिकंदर लोदी का कवि नाम है गुलरुखी। क्लियर है दोस्तों। फिर इसने आयुर्वेदिक ग्रंथों का अनुवाद करवाया। फरहंगे सिकंदरी, आयुर्वेदिक ग्रंथों का अनुवाद करवाया था इसने। आयुर्वेदिक ग्रंथों का अनुवाद फरहंगे सिकंदरी, फरहंगे
सिकंदरी के नाम, इस बुक में आयुर्वेदिक ग्रंथों का अनुवाद। तो ध्यान रखिएगा ये फैक्ट, फरहंगे सिकंदरी। ठीक है। कबीरदास जो है 1498 के आसपास मेरे ख्याल से कबीरदास का जन्म था, देख लीजिएगा। और तो ये किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के। ये प्रश्न आ चुका है दोस्तों। कबीरदास जो कि निर्गुण भक्ति के बहुत प्रतिनिधि कवि हैं, कबीरदास और गुरु नानक जी दोनों लोग निर्गुण भक्ति के हैं, सगुण भक्ति के नहीं है। जो बोलना है एकदम बिंदास बोलना है, किसी से डरना नहीं है। कबीरदास वो है, निर्भय। तो कबीरदास का जन्म 1498 में हुआ था और ये किसका समय है बीच का? सिकंदर लोदी। तो कबीरदास किसके समकालीन है? सिकंदर लोदी के, है ना। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, है ना। पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोई। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, कबीरदास। ठीक है। इस तरीके से कबीरदास के समकालीन थे। निष्पक्ष न्याय के लिए इन्होंने अपने यहां एक न्यायाधीश रखे। निष्पक्ष न्याय प्रणाली के यहां एक काजी या न्यायाधीश इन्होंने रखे, जिसका नाम था मियां भुआ। मियां भुआ, मियां भुआ, ये याद रखिएगा। निष्पक्ष न्याय प्रणाली के लिए इन्होंने एक काजी या न्यायाधीश रखा अपने दरबार में, जिसका नाम था मियां भुआ। ठीक है। फिर शिक्षा का पोषक एवं विद्वानों का आदर करने वाला था ये चीज तो अच्छी थी। यह शिक्षा का पोषक था, विद्वानों का आदर करने वाला था और शिक्षा के लिए काफी प्रयास किया, मुस्लिम शिक्षा के लिए। तो शिक्षा ओके, विद्वानों का आदर करता था और खास तौर पर मुस्लिम शिक्षा के लिए इसने प्रयास किया। मुस्लिम शिक्षा पर काफी प्रयास किया इसने। आज भी भारत देश में मुस्लिमों की सबसे बड़ी समस्या जो है वो शिक्षा की है। ठीक है। शिक्षित हो जाएंगे तो फिर किसी नेता नगरी के बहकावे में नहीं आएंगे और अपना परिवार पालन पोषण करेंगे और गंगा जमुनी संस्कृति भी रहेगी। तो शिक्षा पे बल देता था, विद्वानों का आदर करता था और मुस्लिम शिक्षा पर काफी प्रयास किए हैं इन्होंने, सिकंदर लोदी साहब ने। ठीक है। गले की बीमारी से 1517 में इसकी मृत्यु हो गई। गले की बीमारी से मृत्यु हो गई। कब? 1517 में गले की बीमारी से इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। और आपको मालूम है सल्तनत काल की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी थी। ठीक है। इसने जजिया कर लगाया था, इसने भी जजिया लगाया और जजिया ना देने पर एक ब्राह्मण तक को मार डाला था इसने। इस तरीके की एक ब्राह्मण मार डाला था। ये सब कोई नहीं पूछने वाला है। ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। और इसका गुप्तचर विभाग अत्यंत प्रभावशाली था। गुप्तचर विभाग जो है वो काफी प्रभावशाली था, काफी प्रभावशाली। तो मेन बातें क्या है? फरहंगे सिकंदरी आयुर्वेदिक ग्रंथ का अनुवाद, है ना। गुलरुखी नाम से कविताएं, है ना। सिकंदर लोदी बहुत प्रतापी था इस तरीके से और अपने भाइयों से संघर्ष करना पड़ा। ये सारी चीजें इसके खाते में आती हैं। ठीक है। अब सिकंदर लोदी के बाद जो आता है वो कल हम देखेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट शासक है बासाई, तो इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी को ही 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में कौन हराते हैं? बाबर। बाबर को आमंत्रित करने वाले कौन होते हैं वो सब मैं लेक्चर में बताऊंगा। दौलत खान लोदी और ये सब राणा सांगा वगैरह, ये बाबर को आमंत्रित करने वालों में से होते हैं। और फिर राणा सांगा पीछे हट जाते हैं और इसीलिए फिर ये पानीपत के युद्ध के बाद फिर किसकी तरफ बढ़ते हैं? राणा सांगा की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर है बात? तो खानवा का युद्ध होता है, पहला पानीपत का, दूसरा खानवा का, तीसरा चंदेरी का और चौथा अफगानों से युद्ध, या है ना घाघरा का युद्ध जो होता है। ठीक है। तो वो बाबर के समय सब अपन पढ़ने वाले, बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध। तो क्या सिकंदर लोदी आपको समझ में आया? फैक्चुअल्स हैं दोस्तों, तो फैक्चुअल्स अच्छे से याद करिएगा। मैंने टेके बनाए हैं, टेके बहुत मेहनत से बने हैं, आप उसको टेकन फॉर ग्रांटेड बिल्कुल न लें। आपकी प्री और मेंस हर जगह मदद करते हैं, ये मेरा दावा है। आप अच्छे से पढ़िए, उत्साह बनाए रखिए। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।